नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 5 अप्रैल 2022 है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है। पार्लियामेंट में शशि थरूर साहब ने सरकार को ये प्रश्न पूछा कि हमारे देश में जो इंडियन इक्विटी मार्केट है यानी कि शेयर मार्केट में से 1.14 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो वापस चले गए हैं। तो इसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि FIIs और FPIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं ये पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो दिखाई है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं उसको नापने के लिए हमें FIIs और FPIs के ऊपर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि FIIs और FPIs जो हैं वो काफ़ी लिक्विड होते हैं, काफ़ी लचीले होते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो FIIs और FPIs जो हैं वो वापस चले जाते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज़ होता है तो ये वापस आ जाते हैं। ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नाप सके और जो रियल एक नापने के लिए कोई हमें बेंचमार्क देखना चाहिए तो दैट इज़ FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी ने यहाँ पर फैक्ट्री खोली, प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया या फिर नई नई ब्रांचेस खोली, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अप हो या डाउन हो तो ये आते जाते रहते, नहीं। एक बार किसी ने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोल ली तो वो 15, 20, 25, 30 सालों के लिए वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो FDI जो है उसका इनफ्लो जैसे था वैसा ही रहा है। तो इस चीज़ पर निर्मला सीतारमण जी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है और इसी चीज़ से आपको FII, FPIs और FDI के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो भी आई एम श्योर पता चल गया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। CCI ऑन स्विगी जोमेटो। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का एंटी मोनोपोली वॉचडॉग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्षेत्र में कोई कंपनी जो है वो मोनोपोली की पोजीशन में आ जाती है, मोनो यानी कि सिंगल, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है वो उस पूरे सेक्टर पर राज कर रही है, तो ऐसी मोनोपोली जो है वो कंपनी के लिए तो अच्छी होती है लेकिन कस्टमर्स के लिए, मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसी कोई भी मोनोपोली ना हो इसका ध्यान रखता है CCI। और CCI ने जोमेटो और स्विगी पर एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है और इल्ज़ाम ये है स्विगी और जोमेटो पर कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, बेसिकली जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ये सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक हमारे देश में एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट का एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन ने ये कंप्लेन की है कि ये जो स्विगी और जोमेटो हैं ये बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं और इसी चीज़ को लेकर CCI ने डायरेक्टर जनरल को ये आदेश दिया है कि इस चीज़ को लेकर 60 डेज़ के अंदर आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना है। बेसिकली जुलाई 2021 में जो नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI जो हैं, जो 5 लाख से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये CCI के पास गया और कहा कि ये जो स्विगी और जोमेटो हैं तो ये बंडलिंग करते हैं, डेटा मास्किंग करते हैं, इसी के साथ साथ वो डीप डिस्काउंटिंग पर हमें प्रेशर डालते हैं और कमीशन जो है उनका वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ प्राइस पेरिटी के टर्म्स, प्राइस पेरिटी यानी कि आपकी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं ले जा सकते, एक ही प्राइस रखनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये रेस्टोरेंट्स के ऊपर थोपते हैं स्विगी और जोमेटो एज पर NRAI। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा। और इसी के साथ एसोसिएशन का ये भी इल्ज़ाम है कि ये ड्यूअल रोल खेलते हैं। एक तो इस प्लेटफॉर्म में हम सारे रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये क्लाउड किचन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। क्लाउड किचन यानी कि घर बैठकर किसी ने कोई लेट से समोसा बना रहा है तो समोसा जो है वो क्लाउड किचन के माध्यम से बेच देगा। तो उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो स्विगी जोमेटो में ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं। तो स्विगी जोमेटो जो हैं ये क्लाउड किचन को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और हमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो ये क्लाउड किचन वाला जो टॉपिक है, इसके अलावा जो दूसरी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये एसोसिएशन ने CCI को कही है। और अब देखते हैं
कि इसमें आगे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच ऑफ कोर्स। एफएमसीजी ऑन इन्फ्लेशन। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने ये कहा कि आने वाले 2 क्वार्टर्स यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आने वाले जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों के अंदर ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी मार्केट काफ़ी अफेक्ट होगी, नेगेटिवली अफेक्ट होगी ऑफ कोर्स। और इसके पीछे रीज़न है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एक कंपनी जो है ऑफ कोर्स जो खर्च बढ़ता है तो वो कंज्यूमर को ही पास करेंगे। लेकिन अगर आप लेट्स से बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का बेच रहे हैं और उसको ऑल ऑफ द सडन 7 रुपए कर देंगे तो फिर लोग जो है वो खरीदेंगे नहीं। तो जितना हो सकता है कंपनीज कोशिश करती हैं कि अगर 5 रुपए में उनका लेट्स से 1 रुपीज़ प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देगी, 25 पैसे ही प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन मेन जो फाइनल प्राइस है एमआरपी उसको सेम रखने की कोशिश करेगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं हो पाएगा, तो फिर फाइनली तो उनको ये प्राइस जो है वो चेंज करनी ही पड़ेगी। तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो फिर प्रोडक्ट्स कम खरीदेंगे बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। और कंज्यूमर को दूसरे भी खर्च हैं तो वो सारी चीज़ों में कट डाउन करेंगे, एक्सपेंसेस जो हैं उनको कट डाउन करेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक फंडिंग और न्यू इनिशिएटिव एंड लॉन्चेस जो हैं अप्रैल से लेकर सितंबर के पीरियड में ये डिले हो सकते हैं। यानी कि लेट्स से कोई एक कंपनी है तो वो अपने नए 3-4 स्टोर्स खोलने के बारे में सोच रही है, तो ये चीज़ वो थोड़ी डिले कर देगी। और ये जब चीज़ें डिले होगी तो नई जॉब्स भी जनरेट नहीं होगी, प्रॉपर्टी सेल नहीं होगा, आप नई जगह पर स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उन सारे बिजनेस को भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के बहुत सारे क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकती है। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक एग्जीक्यूटिव ने तो ये कहा कि एक यूनिक सिचुएशन है, फूड इन्फ्लेशन है, जनरल इन्फ्लेशन यानी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस ज़्यादा है, और इनपुट कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। रॉ मटेरियल की प्राइस तो इंक्रीज हुई है, इसके साथ साथ सप्लाई चेन में भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, ऑयल शिपमेंट में भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है। और अब ये होगा कि या तो कंज्यूमर जो है वो चीपर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, या फिर लेट्स से कि 10 साबुन खरीदते थे तो अब वो 3 साबुन ही खरीदेंगे। तो स्मॉलर पैक्स और कंजम्पशन जो है उसको थोड़ा डिले कर देंगे। फिर क्रूड ऑयल, क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव्स, पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज हो गया, स्पाइसेस, पाम ऑयल्स, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये सारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसमें 23 से 42% का उछाल हमें देखने को मिला है। और फ्रेट कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इसमें 3 से 4 गुना जितना उछाल हमें देखने को मिला है। टूथपेस्ट और हेयर ऑयल की बात करें तो इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और शैम्पू जो है ये तो फ्लैट हो चुका है। फ्लैट इन द सेंस कि इसका सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और रूरल एरिया में वैसे परफॉर्मेंस जो है लास्ट क्वार्टर अच्छा था, लेकिन अब रूरल एरिया में भी एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो एफएमसीजी के लिए सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, एंड एफएमसीजी जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों को भी अफेक्ट करेगी। ऐसे ही कुछ दो हम दूसरे ऐसे फिगर्स को देखने वाले हैं, इंडेक्स को देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्ट्री एक्टिविटी। S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये फरवरी में 54.9 था, ये मार्च में कम हुआ है, 54 हो चुका है। ये 50 से जितना ज़्यादा होता है उतना एक्सपांशन होता है, और 50 से कम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, राइट, सिकुड़ रहा है, और यहाँ पर ये एक्सपांड हो रहा है। लेकिन 50 से लेट्स से अगर 55 पर हैं और 55 से 54 हो गया तो ये क्या हुआ, ये सिकुड़ ही रहा है, भले ही 50 से प्लस हुआ तो भी ये जो था उससे कम हुआ है। तो सेम चीज़ हमें मार्च में देखने को मिल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो अगेन प्राइस प्रेशर की वजह से, इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से नए बिजनेसेस जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, और नए बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है वो भी अफेक्ट हुआ है। सेम थिंग जो निब्री को देखें, निब्री यानी कि नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, NIBRI, तो जो एक वीक पहले का, ये जो अभी 3 अप्रैल को जो वीक खत्म हुआ तो इसमें 125.4 था, ये उससे पहले का वीक जो था उसमें ये 125.9 था। तो यहाँ पर भी एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन जॉइंट वेंचर,
हमारे देश की 3 बड़ी कंपनीज, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर एल&टी और रिन्यू, ये 3 कंपनीज जो हैं ये मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने वाली हैं. इनफैक्ट दे हैव फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर और ये डेवलप करेगा ग्रीन हाइड्रोजन. IOCL और L&T ने अलग से एक जॉइंट वेंचर खोला है और ये इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं जिनका ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इनको मैन्युफैक्चर और सेल करेंगे IOCL और L&T, और ये 3 कंपनीज मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी. ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल माना जाता है और दुनिया की सारी कंपनीज और हमारे देश की भी कंपनीज जो हैं वो डीकार्बोनाइजेशन करना चाहती हैं. और इसी के साथ अभी हमारे देश में जो हाइड्रोजन पैदा होता है ये ग्रे हाइड्रोजन है. ग्रे हाइड्रोजन यानी कि आप नेचुरल गैस और एमोनिया का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को पैदा करें तो इट इज़ कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आप हाइड्रोजन को पैदा कर रहे हैं. और नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऑफकोर्स ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है. इसी के साथ भारत का जो गैस और ऑयल का जो बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम वो हमारे देश में पैदा करेंगे. दूसरी चीज़ कि हमारा जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर वो भी कम होगा. तो स्ट्रेटेजिकली भी ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होगा. हाइड्रोजन का इस्तेमाल रिफाइनिंग में, स्टील और फर्टिलाइज़र में किया जाता है. और अभी हमारे देश में जो रिफाइनिंग सेक्टर की बात करें तो 2 MMT जितना ग्रे हाइड्रोजन जो है वो हर साल ये इस्तेमाल करते हैं. रिन्यू पावर और L&T जो है उन्होंने दिसंबर में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया था और इसमें $60 बिलियन जितना इन्वेस्टमेंट जो है वो उनको मिल सकता है. 2030 तक हाइड्रोजन की डिमांड 12 MMT हो जाएगी और इसमें से 40% जितना जो है यानी कि 5 MMT जो है वो ग्रीन होगा. एंड फ्यूचर में 2050 में 80% जितना हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हो जाएगा. फिलहाल ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट है ये 3 कंपनीज का, तो मथुरा और पानीपत में ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, रिफाइनरी का काम स्टार्ट करेंगे और फिर फ्यूचर में दूसरे क्षेत्रों में भी ये ओपन किया जा सकता है. और ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2030 तक मोस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. और इसी के साथ साथ भारत सरकार का जो प्लान है डीकार्बनाइजेशन का, तो उसमें भी ये काफ़ी, तो इसका टाइमिंग जो है ये JV का, जॉइंट वेंचर का, ये काफ़ी परफेक्ट है क्योंकि अभी सरकार भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है. And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Do share this video with other students. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.